This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. वेलकम बैक। यू आर वाचिंग प्रोग्राम केसी हॉटलाइन। ब्रेक पे जाने से पहले मार्केट की क्लोजिंग आपके साथ हमने शेयर की और हमने देखा आज मार्केट के अंदर आज मार्केट थ्रू आउट द डे हमें ग्रीन जोन के अंदर नजर आई, लेकिन वॉल्यूम्स जैसे मैंने कहा ब्रेक पे जाने से पहले जैसे फ्राइडे के दिन वॉल्यूम्स से वैसे वॉल्यूम्स आज नज़र नहीं आए। ऑल्दो कि मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम्स का जो रेशो एवरेज वॉल्यूम का वो मोर और लेस एक जैसा ही है। लास्ट वीक पे भी हमने देखा था कि मार्केट का स्टार्ट इन्हीं वॉल्यूम्स के साथ हुआ था। इस दफ़ा भी हमने देखा मार्केट के स्टार्ट में हमें वही वॉल्यूम्स नज़र आए जो लास्ट वीक में स्टार्ट में हमें नज़र आए थे। बड़े वॉल्यूम्स जो है वो रेंज बाउंड जो हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत लिमिटेड एक्टिविटी जो इन टर्म्स ऑफ जो हम समझ लेंगे वॉल्यूम्स हो रही है। बहुत हमने देखा वॉल्यूम्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज जो है वो नहीं आया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट जब आएगी उससे पहले हम देखेंगे थोड़े वॉल्यूम्स वापस आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फिगर हमारे पास इस वक्त नहीं है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर हमें फिर एक दफ़ा लाइमलाइट में नज़र आया। इसके अलावा का अपना बैंकिंग सेक्टर हो गया और आज कुछ फूड के आइटम्स के अंदर भी काम होता हुआ नजर आए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट इन पर पड़ने वाला है इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने मेहमान के साथ। आज मेरे साथ यहाँ पर शाहिद अली साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च MM सिक्योरिटी। वेलकम टू आवर शो शाहिद। अच्छा शायद सब कुछ मार्केट के हवाले से बात हो जाए और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया और जैसे हमने लास्ट वीक पे देखा था कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सिमिलर रही थी। इस दफ़ा भी हमने देखा स्टार्ट हुआ और वही वॉल्यूम से एवरेज वॉल्यूम हमने देखा 7-8 करोड़ का टर्नओवर था। आज भी मार्केट के अंदर हमें वही टर्नओवर नज़र आए। तो इतनी लिमिटेड एक्टिविटी, इतने रेंज बाउंड जो हमें वॉल्यूम्स क्यों नज़र आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकता है? देखिए यहाँ से सबसे पहली बात है जो वॉल्यूम डिप्रेस नजर आ रहा है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो हमेशा आपको जो कोई अनसर्टिटीज़ मौजूद है। ठीक है, मार्केट ने कुछ हद तक रिकवर किया। यहाँ पे जब लास्ट वीक के दौरान में 25 जुलाई की डेट दे दी गई, उसके बाद फिर दोबारा एक डिप्रेस एक्टिविटी। अब 25 जुलाई से बैक पर जाते हैं जब अनाउंसमेंट आई, आई थिंक 3 से 4 दिन पहले जो एक अनाउंसमेंट आई उससे पहले कुछ हद तक वॉल्यूम पिकअप होना शुरू थे, इन्वेस्टर में कुछ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था और मार्केट एक्टिविटी जनरेट होने लगी थी। लेकिन फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक्शन लिया गया, पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की पाकिस्तान के दरमियान में, उससे कुछ रिपरकशंस ऑब्वियसली आएंगे। इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशियस होते हुए नजर आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं 25 जुलाई को क्या होने जा रहा है। अच्छा शायद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने रमज़ान मुबारक से पहले देखा है कि एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। लोग अपने प्रॉफिट सिक्योर कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी हम देख रहे होते हैं कि काम में तेज़ी इसलिए होती है कि रमज़ान मुबारक में फिर थोड़ा लोग जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा लास्ट ईयर के मुकाबले में भी या इससे पहले भी जब मार्केट के अंदर बड़ी एक्टिविटी होती थी तो रमज़ान से पहले काफ़ी काम तेज़ हो जाता। यहाँ आपको फ़ायदा ये है कि रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी है और उसका भी एक फैक्टर हम इन कर रहे थे, प्लस पॉलिटिकल फ्रंट से आपने कहा कि चलें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी US पाक रिलेशन के हवाले से जो हम फैक्टर इन कर रहे थे कि चलें ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी हो रही है। लेकिन इस वक्त तो ज़्यादा वॉल्यूम्स होने चाहिए, थोड़े से कम पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम्स भी काफ़ी हम देख रहे हैं कम हो गए। तो आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो इसके अंदर आपके ख्याल में मज़ीद एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नो डाउट हिस्टोरिकली अगर बात करते हैं यासिर, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। जब भी प्री रमज़ान रैली की बात करते हैं, क्योंकि रमज़ान नॉर्मली रिजल्ट सेशन के आसपास आ रहा होता है, ठीक है, तो रिजल्ट रैली मेनली ड्राइव कर रही होती है मार्केट को। रमज़ान के आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी थोड़ा सा हम उसे वेटेज ज़रूर दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो होता है बेसिकली वो रिजल्ट रैली को कर होता है। तमाम की तमाम कंपनीज़ के रिजल्ट आने लग गए हैं और आने वाले दिनों में समझता हूँ एक्टिविटी में इजाफा होगा। आज भी कुछ हद तक एक्टिविटी आई और प्लस आने वाले दिनों में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं समझता हूँ उनकी वजह से कम मार्केट में काफ़ी तक बूम आएगा और एक्टिविटी आपको आती हुई नजर आएगी। नो डाउट पॉलिटिकल कंसर्न को साइडलाइन कर दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी अच्छी अनाउंसमेंट करती है, अच्छा रिजल्ट पे आउट के साथ करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, जो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती नजर आ रही है हमें। ठीक है, पहला रिजल्ट कैसा रहा आपके ख्याल में? FFPL का रिजल्ट जो अनाउंस हुआ और लोगों ने कहा बिलो दी एक्सपेक्टेशन है, थोड़े से मार्जिन जो वो कम हो गए, कैसा आपके ख्याल में रहा रिजल्ट? यासिर आई वुड से कि बिलो द एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहा, ऑब्वियसली होता है हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हायर साइड पर रहा था और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी हायर साइड पर रहा। लेकिन अब हाफ ईयर पे कंक्लूड करेंगे तो थोड़ा लोअर रिजल्ट आता हुआ नजर आया, जस्ट 0.69 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर देता हुआ नजर आया। जो एक्सपेक्टेशंस की आप बात करें वो डिविडेंड पे आउट के मद में थी, क्योंकि नॉर्मली जब होता है कि फौजी सीमेंट की कोई भी ग्रुप की कंपनी बात करेंगे, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की बात करें, फौजी बिन कासिम की बात करते हैं, तो नॉर्मली 100% पे आउट की तरफ चाहते हैं। इस दफ़ा उन्होंने ₹1.10 की क्वार्टर की अर्निंग तो थी, हाफ ईयर में जो लॉस था उसको रिकवर करने के बाद 0.69 का था, तो एटलीस्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 पैसे का तो पे आउट मिल जाएगा, होना चाहिए था। जो पे आउट नहीं आया तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि लोअर द एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेशंस रहा और बाकी ने उससे थोड़ा सा अच्छा, हमारा कंसर्न पे आउट्स पे ज़्यादा होता है, इस वजह से मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बात करेंगे या फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की बात करेंगे। ओवरऑल तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, लास्ट क्वार्टर के अंदर भी हमने देखा था कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं था। एनी हाउ, अच्छा जी, कुछ बात हो जाए आज के परफॉर्मर की। आज भी हमने देखा वॉल्यूम्स डीजी के अंदर नज़र आ रहे हैं, बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आ रही है और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो डीजी के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी जो है लोग एक्सपोजर ले रहे हैं और काफ़ी एक्टिविटी डीजी के अंदर नज़र आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ से डीजी में एक्टिविटी आना एक नेचुरल सा प्रोसेस है। उसका रीज़न है कि 5 साल से कोई पे आउट नहीं किया, 6 रुपये की अर्निंग आसपास इसकी आ चुकी है, ठीक है। और प्लस अर्निंग की हम बात करें तो 7.5-8 रुपये की अर्निंग आती हुई नजर आ रही है इस साल के एंड के ऊपर। और पिछले 5 साल से जो पे आउट नहीं किया हुआ, मंशा नॉर्मली मंशा स्क्रिप्ट के अंदर आया था पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, मंशा पे आउट में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स डीजी खान के लिए एक्सपेंशन होने की वजह से, जब वो एक्सपेंशन प्रोसेस में चल रहा था, उसकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, ओवरऑल एक्सपेंशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो पे आउट नहीं कर पाया था। अब फॉर्चुनेटली मार्जिन बहुत इंप्रेसिव होने की वजह से अब वो अर्निंग में भी आ चुके हैं और पे आउट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है डीजी खान यहाँ पे 2 से 2.5 रुपये का पे आउट आपको देता हुआ नजर आए। दैट्स वाई आपको डीजी खान में कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव वॉल्यूम आ रहे हैं। फ्राइडे में देखा तो वॉल्यूम लीडर में आपको डीजी खान नजर आया था। आज की एक्टिविटी की बात करें तो आज भी मोर देन 20% 30% के आसपास वॉल्यूम था, वो डीजी खान की पास ही था। उसका मेन रीजन यहाँ पे इस बार पे आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीजी खान काफ़ी स्ट्रॉन्ग पे आउट दे सकते हैं यहाँ पे, और आने वाले साल में भी अर्निंग डिप्रेस होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। उसका रीजन यहाँ पे कि कोल प्राइसेस अपने लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि अब दूसरी एनर्जी कॉस्ट की बात करें तो वो अपने लोएस्ट लेवल पे, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो भी नीचे आ रहे हैं, फर्नेस ऑयल प्राइसेस वो भी नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं आपको। सिर्फ एक जो फैक्टर इन कॉस्ट बात करेंगे वो गैस प्राइसेस हैं, वो थोड़े इंक्रीजिंग साइड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उसे नलिफाई करते हुए बात करते हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल मार्जिन इंप्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल जो पहला मंथ एंड होने को जा रहा है पर्टिकुलरली, इसमें इंप्रेसिव मार्जिन रहे। ये साल पिछले साल के मुकाबले में और बेहतर रहेगा अगर इनपुट कॉस्ट इसी लेवल पर रहती है, इसी को मेंटेन। और मुझे ये नहीं लगता, यहाँ से एक बात और यहाँ पे देखेंगे कि सीमेंट प्राइसेस डाउनवर्ड रिवाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सीमेंट प्राइसेस अगर 400 प्लस की रेंज में ही नजर आते हैं, आई वोंट से कि 500 की रेंज में जाते हुए नजर आए, वो इसी लेवल को मेंटेन करते हुए भी नजर आ जाते हैं आपको। तो इंप्रेसिव प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड सीमेंट सेक्टर रहेगी इस साल के दरमियान। अच्छा, डिमांड साइड के ऊपर तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बड़ी डिमांड मार्केट के अंदर मौजूद है आने वाले वक्त में भी, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। चले अगर इस सीज़न के अंदर हम देखते हैं कि सीजनल ऑफटेक कम भी होती है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए डिमांड तो बहरहाल मौजूद है। और आपने बिल्कुल ठीक है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होना भी एक फैक्टर है कि आगे जो है इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा जी, कुछ बात करेंगे फूड आइटम्स की। आज बड़ा फूड आइटम्स में काम हो रहा था, जब मार्केट का स्टार्ट हुआ तो हम देख रहे थे कि फूड आइटम्स बड़े काम कर रहे थे। तो आज क्या ख्याल है, एंग्रो फूड्स के हवाले से कुछ है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इस वजह से फूड आइटम के अंदर काम हो रहा है? देखिए, एंग्रो फूड में नो डाउट एक अच्छी एक्टिविटी आ रही है, तमाम इन्वेस्टर्स में जा रहे हैं। उसका रीज़न उससे जब कंपेयर किया जाता है विद पेयर कंपनीज, हम बात करें नेस्ले के साथ यूनिवर्सल कंपेयर किया जाता है, विच इज़ नॉट आई वुड से रियलिस्टिक बात नहीं, रियलिस्टिक बात यहाँ पे नहीं, बिल्कुल एक नई कंपनी आई है एंग्रो फूड यहाँ पर। इसके मार्जिन नो डाउट इंप्रेसिव आ रहे हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आ रही है। उसका रीज़न यहाँ पे है, अगर हम पेयर कंपनी से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे यूनिलीवर नेस्ले की बात करते हैं, उनके मार्जिन नो डाउट आउटस्टैंडिंग है। इसके थोड़े इंप्रूव इसलिए होते हैं कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट जैसे जैसे आपकी रिड्यूस होती हुई नजर आएगी, उसके साथ साथ आपके मार्केटिंग एंड जो एडमिन एक्सपेंसेस है वो भी रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ब्रांड बिल्ड आपका हो चुका है। पिछले 2 साल के दरमियान में था कि ब्रांड बिल्डिंग की तरफ पे गए हुए थे। इनके तमाम के तमाम प्रोडक्ट, मिल्क की प्रोडक्ट की बात करें, आइसक्रीम की बात करते हैं, कोई और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये ब्रांड बिल्डिंग में शामिल थे। अब ब्रांड बिल्डिंग तो नो डाउट ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके एक्सपेंसेस कट डाउन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन और ज़्यादा इंप्रेसिव होते नजर आ रहे हैं। इस दफ़ा ऑब्वियस सी बात है, इंप्रेसिव अर्निंग एक्सपेक्ट की जा रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से, और ये पोस्ट करता हुआ नजर आएगा। कल ही रिजल्ट है इसका, आई वुड से इंप्रेसिव अर्निंग नजर आएगी आपको, नजर आ सकती है। और 18 को एक और रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हप्को की जो है, हप्को के हवाले से लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं हप्को। देखिए, हप्को की हमने आज अपनी रिपोर्ट इशू की, हम 6.90 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 4.69 थी। मोर देन 48% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ नजर आ रही है यूनियर बेसिस के ऊपर। इसकी वजूहात की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 3 बड़ी वजूहात हैं यहाँ पर। पहला, जो अप्रॉक्सीमेटली 10% डेप्रिसिएशन हुआ पाक रुपी के अंदर, जब भी क्योंकि आपको एक ऐसी कंपनी है, जब भी पाक रुपी डेप्रिसिएट करेगा, इनको रेवेन्यू के बाद में पाक रुपी में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनके रिटर्न IRR जो है बेसिकली वो डॉलर बेस फिक्स है। सेकंड, इनके एफिशिएंसी गेन इस दफ़ा नजर आए, क्योंकि इंप्रेसिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रही डिस्पाइट सर्कुलर डेट की वजह से। अगर सर्कुलर डेट का इशू ना होता तो मैं समझता हूँ और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी आपको नजर आती और एफिशिएंसी गेन लेते हुए नजर आ रहे थे। लास्टली, जो सबसे इंपॉर्टेंट की रोल अदा किया हम इस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, वो नारोवाल प्रोजेक्ट का, जो बेसिकली यहाँ पे टैरिफ का
मामला सॉल्व होते हुए नजर आया। हम ये एक्सपेक्ट करें कि 995 मिलियन रुपीज़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा इस क्वार्टर के दरमियान में। जस्ट लास्ट क्वार्टर बात करें यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 पैसा की अर्निंग वो बनती है, वो एडिशनल इनकम इनकॉर्पोरेट होगी, तो 6.90 रुपीज़ की अर्निंग हम एक दफ़ा एक्सपेक्ट करें। फर्दर मोर जो पे आउट की बात करें तो कम से कम 2 रुपये का तो हम पे आउट एक्सपेक्ट करें, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको रिसेंटली सिनेरियो याद होगा जो टैक्स केस इनका चला था पर्टिकुलरली, उस मद में आके 1.6 बिलियन रुपीस की पेमेंट की गई थी। अगर वो पेमेंट ना की होती तो मैं समझता हूँ पे आउट और ज़्यादा हायर साइड पर हमें नजर आता, लेकिन आई वुड से 2 रुपये और 2.5 रुपये के दरमियान पे आउट भी रह जाता, तो एक इंप्रेसिव पे आउट। तो ये आपको की खास बात भी है मेरे ख्याल में, चाहे जितना प्रेशर में हो हमेशा पे आउट जो है वो इंप्रेसिव पे आउट है हमेशा। हिस्टोरिकली बात करेंगे तो मोर देन आपको कम से कम टी बिल या डिस्काउंट रेट के इजाफी आपको रिटर्न देता नजर आए, तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा बेहतर पे आउट देता हुआ नजर आएगा आपको। अच्छा चलें, कुछ बात हो जाए बैंकिंग की। बैंकिंग के हवाले से हम देख रहे थे डिप लगने से बड़े अट्रैक्टिव हो गई थी, कुछ की प्राइसेस तो बड़ी अट्रैक्टिव हो गई थी, और हम यहाँ भी रिकमेंड कर रहे थे कि आप ख़रीद लें फ़ौरन से जो है, और एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि इस डिप से काफ़ी फ़ायदा भी होगा। स्पेशली बैंकिंग के हवाले से 2-4 स्टॉक्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी अट्रैक्शन उनके अंदर जो है वो नज़र आ रही थी, और एक्सपर्ट्स काफ़ी कह रहे थे हाँ मेरे ख्याल में इस दफ़ा बैंकिंग की तरफ भी जाना चाहिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और बड़े बैंकों को निकाल के जो छोटे बैंक हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाएगी अगर उनकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो रिजल्ट्स के हवाले से पहले बताएं से पर्टिकुलरली आप किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड टायर और सेकंड टायर स्टॉक के अंदर। बड़ों को तो आप छोड़ दें, उनको तो हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर देख लिया। ठीक है, यहाँ से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की भी बात करें तो बैंकिंग सेक्टर दोबारा रिवाइव होता हुआ नजर आया। लास्ट पिछले 3 साल 2008 से जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, तमाम बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग लार्ज बैंक की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में उनके डिक्लाइन था, वो प्रॉफिटेबल यूनिट में ज़रूर थे। टॉप 10 की बात करेंगे, टॉप 10 प्रॉफिटेबल हमको नजर आए थे, जबकि रिमेनिंग बहुत तमाम जो बैंक थे वो लॉस बनाते हुए नजर आए थे हमको। अब तमाम के तमाम बैंक में रिवाइवल आया है एनपीएल्स रिड्यूस होने की वजह से, प्लस कॉस्ट इनकी बेहतर मैनेजमेंट जो इनके डिपॉजिट मैनेजमेंट होने की वजह से तमाम की तमाम अब मैं समझता हूँ बैंक्स प्रॉफिटेबल यूनिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 30 और सेकंड ईयर स्किप्स की बात करें तो एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। स्पेशली अगर आप सेकंड ईयर स्किप्स की बात करें तो मैं समझता हूँ अस्करी बैंक आपको बेहतर परफॉर्म करना जाएगा, और बैंक अल्फला की बात करेंगे, और साथ में फैसल बैंक और जो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, 3 ऐसे बैंक यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं एक इंप्रेसिव प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के साथ प्लस पे आउट के साथ हमें नजर आएंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो इनका मिनिमम पेड कैपिटल रिक्वायरमेंट है इन तीनों बैंक की तो पूरी है, लेकिन ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर का 10 बिलियन की रिक्वायरमेंट है उसकी मद में बोनस शेयर्स की मद में भी आपको एक अच्छा पे आउट आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और कुछ प्राइसिंग के हवाले से बात हो रही थी तो हमारे पास अभी आपने देखा कि जो है चार्ट भी आ रहा था और आज के प्राइसेस भी हमारे पास थे। मैं चाहूँगा एक दफ़ा दोबारा जो है उसको दिखा दिया जाए ताकि देखें कि आज के जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर क्या चेंजेस आए और वॉल्यूम्स वाइज कितना काम हुआ। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, यूनाइटेड बैंक आप देख सकते हैं इस वक्त, और वॉल्यूम्स वाइज शायद अगर हम देखें तो हमें इतने वॉल्यूम्स बड़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर हम प्राइसिंग में देखें तो तकरीबन ₹1.29 इजाफा आज यूनाइटेड बैंक के अंदर नज़र आया। इसी तरह बैंक अल हबीब भी हमें नज़र आया, बहरहाल इसमें 16 पैसे की कमी देखने में आई, और वॉल्यूम वाइज अगर शायद देखें तो हमें कोई बड़े नंबर्स अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी हमने देखा तकरीबन 91,000 के करीब जो है वो शेयर ट्रेड होते हुए नज़र आए। सुनहरी बैंक के अंदर भी देखा 3 पैसे की कमी नज़र आई, 83,611 हमें आज इसका वॉल्यूम नज़र आया। मीज़ान बैंक के अंदर भी हमने इसी तरह देखा। और ये देखें आपने वॉल्यूम्स वाइज, जैसे फैसल बैंक की अभी बात हो रही थी, 21,562 जो है शेयर्स नज़र आए आज हमें। तो ये आज के जो है वो वैल्यूज़ हैं, ये नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। प्राइस वाइज भी हमने देखा कि थोड़ी सी हमें कमी नज़र आई है, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं अभी तक इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आए। और ये वो सेक्टर हुआ करते या वो स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे जिसके अंदर हम देखते थे कि वॉल्यूम्स की वजह से बहुत बड़े नंबर्स जो है मार्केट के अंदर आ जाया करते थे। तो शायद वॉल्यूम्स अभी कम नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर अगर एक्टिविटी होती थी, जैसे हमने देखा जब आपका 42 करोड़ का टर्नओवर था तो इनके अंदर बड़ा काम आ रहा था, बड़े अच्छे नंबर जो है नज़र आ रहे थे, बड़े वॉल्यूम्स है वो जनरेट कर रहे थे, प्राइसिंग काफ़ी रीज़नेबल हो गई थी, काफ़ी अट्रैक्शन आ गई थी। अब वो काफ़ी हद तक रुक गया है इस सिलसिला। तो रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके अंदर मजीद एक रैली बिल्ड हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ से जो रिजल्ट डिप्रेस आपको वॉल्यूम डिप्रेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसका मेन रीज़न मार्केट कंसर्न है। जो मार्केट में ओवरऑल डिप्रेस आया है उसका इम्पैक्ट तमाम सेक्टर पर इक्वली पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो मेन सीमेंट सेक्टर को हम आज हटा देते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर के 1-2 बड़े जो ट्रेड NIB में ट्रेड उनको हटाते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल नज़र नहीं आता मार्केट में। तो अक्रॉस द बोर्ड जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट मैंने आपको ये कहा कि मार्केट में कंसर्न जो मौजूद हैं वो रहेंगे ज़रूर, लेकिन अगर कोई भी स्क्रिप्ट हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, किसी और सेक्टर की, अगर वो पे आउट अच्छा देगा, अगर वो अर्निंग अच्छी देगा तो इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे।
सेकंड ईयर थर्ड ईयर की आपने बात की, मैं समझता हूँ सेकंड ईयर की बैंक तो इस दफ़ा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नजर आएंगे, जबकि थर्ड ईयर जो स्क्रिप्ट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के उनकी लॉसेस में रिकवरी नजर आती हुई होती हुई नजर आएगी आपको, और हो सकता है वो प्रॉफिटेबल यूनिट की तरफ पे आते हुए नजर आए, अपने लॉसेस रिकवर करते हुए नजर आएंगे। तो आई वुड से कि उनमें भी कुछ हद तक एक्टिविटी जरूर आएगी। तो इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक छोटा सा कंसर्न जो रहा वो 6% जो मिनिमम डिपॉजिट रेट को बढ़ा दिया गया था, उसकी वजह से जो मेन हिट आई वो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर बैंकिंग सेक्टर को नजर आई थी, मैक्सिमम डिपॉजिट्स उनके पास ही मौजूद थे। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर उनकी इस चीज़ की हिट नहीं आई, वो पहले से ही मोर देन 6% का पे आउट करते नजर आते अपने डिपॉजिटर्स को, और इतना प्रॉब्लम होता भी नहीं है बड़े बैंक्स के अंदर, उनको कम से कम कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट आ रही थी कंटिन्यूस बेसिस पे, मैं समझता हूँ वो कैरी ऑन करेंगे इस क्वार्टर के दरमियान में और एक इंप्रेसिव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। चलें जी, अब बात हो जाए कुछ फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और एंग्रो के अलावा अगर स्टार्ट करें तो आपको बड़ा अच्छा काम हमने देखा लास्ट क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर्स के अंदर भी हमने देखा बड़े अट्रैक्शन हमें नज़र आई थी, और हम यहाँ पर ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर मज़ीद लोग एक्सपोजर लेंगे, मज़ीद इसके अंदर एक्टिविटी देखेंगे। फर्टिलाइज़र साइड से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस इस तरह, मैं चाहूँगा उसको भी हाईलाइट करें। देखिए, यहाँ से फर्टिलाइजर सेक्टर में एक कंपनी का रिजल्ट अनाउंस कर चुकी है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एंग्रो और फातमा, इन तीन के मेजर रिजल्ट फर्टिलाइजर सेक्टर में बाकी हैं। मैं समझता हूँ इस दफ़ा काफ़ी ग्रोथ नज़र आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर में बहुत डिप्रेस नज़र आया था क्योंकि हमें ऑफ टेक में बहुत प्रॉब्लम नजर आए थे ड्यू टू एनएमएफएल के पास इन्वेंट्री ह्यूज मौजूद थी, उन्होंने सेल आउट की। सेकंड क्वार्टर के दरमियान मैं समझता हूँ काफ़ी तक ईज आउट होते हुए नजर आए। एफएफसी और फातमा ने काफ़ी इंप्रेसिव नंबर पोस्ट किए यहाँ पे। नो डाउट लास्ट मंथ के दरमियान में इन्वेंट्री काफ़ी हद तक लेके गए थे, फौजी फर्टिलाइजर और एंग्रो की बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन इस मंथ के दरमियान में कुछ हद तक ईज ऑफ होती हुई नजर आएगी। उसका मेन कंसर्न यह है कि एनएमएफएल की क्वान्टिटी वो रिड्यूस हो चुकी है, तो उसकी वजह से एक प्राइसिंग मैकेनिज्म में मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यूरिया प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे आपको, जिसका बेनिफिट मेनली एफएफसी और एंग्रो लेते हुए नजर आएंगे। इस क्वार्टर की जब हम बात करें तो क्वार्टर मैं समझता हूँ कि इंप्रेसिव आपको ग्रोथ नजर आएगी। तमाम की तमाम स्क्रिप्ट की बात करेंगे। फौजी फर्टिलाइजर जिस तरह थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि पे आउट में बहुत अच्छा, शायद ये इस पर भी नज़र डालते हैं। इस वक्त फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम हमारे पास नज़र आ रहा है इस वक्त, और इसमें 1.23 मिलियन शेयर्स जो नज़र आए। वॉल्यूम्स वाइज अभी भी हमें इतने ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं नज़र आ रहे हैं। एंग्रो केमिकल्स उसको फॉलो कर रहा है 31 पैसा गेन के साथ, और इसमें हमने देखा कि तकरीबन 7,30,000 के करीब जो हमें शेयर्स जो वो ट्रेड होते हुए नज़र आए। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, इसके अंदर तकरीबन हमने देखा कि 7,13,000 के करीब जो शेयर्स हमें नज़र आए, और इस तरह दाऊद हरकुलस उसको फॉलो कर रहा है। 10 पैसा की कमी जो है वो देखने में आई है वॉल्यूम्स वाइज। अभी भी आप देखें कि वॉल्यूम्स बहुत थोड़े नज़र आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र की भी अगर स्पेशली हम बात करें तो फर्टिलाइज़र के अंदर भी हमने देखा था कि मार्केट के अंदर जब हम एक 14,000 और 600 का लेवल मार्केट ने टच किया हुआ था, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र का बड़ा पार्ट उसमें रहा है, और लास्ट क्वार्टर की भी जैसे बात हो रही है तो बड़े अट्रैक्टिव हमारे पास नंबर्स थे। तो शायद मेरे ख्याल में अब काफ़ी जो है अभी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं, ऑल्दो के मार्केट के अंदर अभी परफॉर्मेंस थोड़ी कंसिस्टेंसी आई है, लेकिन आपने जैसे स्टार्ट में मेंशन किया कि पॉलिटिकल फ्रंट से अगर न्यूज़ कोई इस तरह की आ जाती है 25 जुलाई तक, तो फिर मेरे ख्याल में एक्टिविटी इसी तरह की जो है मोर और लेस हम देख सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? लेकिन यहाँ से थोड़ी सी मैं कहूँगा यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर में एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मुझे लगता है आने वाले दिनों में नजर आएगी आपको। पिछला साल काफ़ी तक डिप्रेस आपको नज़र आ रहा है। लास्ट ईयर फुल ईयर तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही थी, लेकिन जो फर्स्ट हाफ आपको इस साल का नज़र आया वो काफ़ी डिप्रेस नज़र आया। लेकिन मुझे सेकंड हाफ में काफ़ी तक उम्मीद है कि फर्टिलाइजर सेक्टर रिवाइव करता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि हम डेफिसिट में हैं यूरिया में भी और डैप में भी। यूरिया जो इस दफ़ा था गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की एनएमएफएल के थ्रू, जो काफ़ी हद तक रुक चुकी है। अब उन्होंने 2 लाख टन की इम्पोर्ट का टेंडर तो ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन अब तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। अब शॉर्टेज जब क्रिएट होगी पर्टिकुलरली यूरिया की मार्केट में, उसकी वजह से तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरर्स अब अपने प्राइसेस इंक्रीजिंग साइड पे लाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो इन्हें गैस के प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है पास ऑन नहीं कर सके थे ड्यू टू एनएमएफएल। एक तो उस चीज़ को प्राइस को पास ऑन करते हुए जाएंगे, प्लस अपने मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए आने वाले दिनों में समझता हूँ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर अपने प्राइसेस को इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे, जिसका बेनिफिट सेकंड हाफ के अंदर तमाम मैन्युफैक्चरर्स लेते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, चलें जी, होप करते हैं कि इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फर्टिलाइज़र के हवाले से अब मैं प्राइसेस बढ़ाने की बात करता हूँ तो काफ़ी लोग जो है वो परेशान भी हो जाते हैं। बहरहाल अच्छा जी, कुछ प्रोग्राम में वक्त क्योंकि अब महदूद है, तो मैं चाहूँगा कि एक सवाल जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोग इसी बारे में पूछते हैं कि अब मार्केट को देखते हुए क्या पोजीशन लें, अब क्या स्ट्रैटेजी जो है होनी चाहिए, और किस तरह से जो है आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। तो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, 25 जुलाई से पहले कोई ऐसा तो नहीं है मार्केट में कोई बहुत बड़ा चेंज हम एक्सपेक्ट करें कि आ जाएगा? क्या एडवाइस करेंगे हमारे इन्वेस्टर को? यहाँ से मैं कहूँ कम से कम 25 जुलाई तक आपको कॉशियस रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई एग्रेसिव एक्टिविटी की जाए। नो डाउट मुझे नहीं लगता कि 25 तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि एक जो डिसीजन पहले आ चुका है उसकी रिप्लिकेशंस या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब तमाम कम्युनिटीज़ की जान से पर्टिकुलर हम बात करेंगे, लॉयर कम्युनिटी की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे, किसी और की बात करते हैं, नो डाउट
डिसीजन इम्प्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए, लेकिन कोर्ट की जानिब से हो सकता है इस दफ़ा कुछ इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस न लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद कहा कुछ भी नहीं जा सकता। डिसीजन उनके हाथ में है। अगर डिसीजन खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के बारे में आ जाता है तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। लास्ट प्राइम मिनिस्टर आप याद ही होगा, हम दोनों यही शो कर रहे थे जब चले गए थे, तो उसमें कोई आउटकम नजर नहीं आया, उसमें पॉजिटिव रैली आती हुई नजर आई क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से उस डिसीजन को ओन कर लिया गया था। इस दफ़ा ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कुछ आइडियाज़ या कुछ आपको इंडिकेशंस दी जा रही हैं कि इस दफ़ा हम ओन नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी डिसीजन आता है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक नेगेटिव आ सकता है। तो दैट्स वाई आई वुड से थोड़ा कॉशियस रहना ज़्यादा मुनासिब। अगर आप 100 रुपये काम करना चाहें तो मैं रेकमेंड करूंगा 30 से 40 रुपये की एक्टिविटी ज़रूर करें। क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए जी शायद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे जो इनपुट लेते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, एक्सपर्ट का कहना यह है कि 25 जुलाई तक वेट कर लिया जाए, थोड़े कॉशियस रहने की ज़रूरत है अभी भी, और एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि देख लिया जाए, हो सकता है किसी किस्म की रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाए। चलें होप करते हैं कि कुछ जो है वो नरमी वाला मामला हो जाए। बहरहाल मार्केट की एक्टिविटी देखेंगे कि क्या रहती है और रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट रहता है, ये आजकल हमारी डिस्कशन जारी है और रिजल्ट्स की भी आपको अनाउंसमेंट जो है वो शेयर कर रहा है। फीडबैक और क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, अगर भेजना चाहें तो हमारा पता नोट कर लीजिए, feedback@businessplusTV.pk पे अपने क्वेश्चंस और फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे पोस्ट मार्केट शो में, इन तमाम चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे। मोहम्मद यासिर को, केसी हॉटलाइन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.